अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। कुछ अहम खबरें हैं आज की। कॉमेडी के बेताज बादशाह और लोगों को सालों तक हंसाने वाले उमर शरीफ आज अपने मदाहों को रुला गए। गुज़िश्ता 1.5 माह से वो बीमार थे। आर्ज़ा कल्ब गुर्दों और ज़ियाबतस के जो मर्ज़ है उसकी वजह से वो ज़ेर इलाज से 66 साल की उम्र में आज जर्मनी में जो है वो उनका इंतकाल हो गया। लेजेंडरी अदाकार और कॉमेडियन के इंतकाल के बाद जो बहुत सारे जो है वो उनके साथ इज़हार ताज़ियत के लिए उनके लवाहिकीन के कई अहम सियासी, समाजी और शोबी शख्सियात ने आज जो है वो उनकी मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। उनकी वफ़ात के बाद उनके सभी मदाह गमज़दा और ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े फनकार से महरूम हो गया जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में बड़ा नाम था। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में जो है वो उनके हवाले से बात होगी। दूसरा, गुज़िश्ता रोज से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात से मुतालिक बयान के बाद इस फैसले पर बहस जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान TTP से मुज़ाकरात कर रही है कि वो हथियार डाल दें। ये मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि ये नतीजा खेज होंगे या नहीं। yes. इसी इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अमेरिका को तालिबान की हुकूमत तस्लीम करना पड़ेगी, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तालिबान हुकूमत आने के बाद तज़ब्ज़ुब का शिकार है और अब इस सारी सूरत हाल पर सदर जो बाइडन को निशाना बनाना नाइंसाफी है। मुझे अंदाजा है कि उन पर दबाव है और मुझे उनसे हमदर्दी है। अब वज़ीर-ए-आज़म का जो TTP से मुज़ाकरात से मुतालिक बयान है, इसके बाद अपोजिशन ने रद्द-ए-अमल देते हुए इस मामले पर पार्लियामान का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने यह कहा कि यह हसास कौमी मामला है जिसके बारे में मुज़ाकरात खुफिया रखना नामुनासिब है और इस मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो तालिबान जिन्होंने APS के मासूम बच्चों को जो है वो लहू लहान किया, उन्हें शहीद किया सैकड़ों की तादाद में, अब ये कह रहा है कि उन तालिबान को जो है वो NRO दिया जाएगा। ये जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन मौलवी फकीरुल्लाह के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा वज़ीर-ए-आज़म के बयान और इस फैसले की तायीद भी कर रहे हैं और वजाहत भी। शेख रशीद ने आज जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, हथियार डालने वालों से ही बात हो सकती है। जबकि फवाद चौधरी का यह कहना था कि अमन के लिए ऐसे ग्रुप से बात हो रही है जो भटक गए। जो आदमी हथियार फेंक दे उससे लड़ना जायज़ नहीं है और हमारे अमेरिकन, चाइना दोनों से हम अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। हमें पता है कि गुड कौन है और बैड कौन है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमें ये नहीं पता कि गुड कौन है और बैड कौन है, वो अकल का अंधा है। हमारी मनसूबाबंदी 1 साल, 2 साल, 4 साल नहीं, 20-20 साल की है। बेशुमार लोग जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद नहीं निभा सके, वो ये अहद निभाने वापस आना चाहते हैं। बलूचिस्तान में 3000 से ज़्यादा वो लोग जो नाराज़ थे और जो हिंदुस्तान की रेशा दवानियों का शिकार हुए, वो वापस आ चुके हैं। इसी तरीके से तहरीक तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोह हैं। उन ग्रोहों में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ अपने वफा का अहद निभाना चाहते हैं और एक सुलह जो अमन पसंद और आइन को मानकर आगे चलने का पैमान करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो जिंदगी के धारे में वापस आ सकें। इस सूरत-ए-हाल में एक अहम खबर यह भी आई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिला शुमाली वजीरिस्तान में फायर बंदी का ऐलान किया है और उनका जो एलामिया उसके मुताबिक उनके कुछ रहनुमाओं की हुकूमत से बात चल रही है जिसके बायस ये ऐलान किया गया। अब यह हसास मामला है। क्या हुकूमत इन मुज़ाकरात के मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लेगी?
क्या इस मामले पर सियासी इत्तफाक राय होगा? मुज़ाकरात के मामले को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है और क्या मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। और चेयरमैन नैब की तकरीरी के हवाले से भी वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह इशारा दिया है कि तकरीरी आइंदा हफ्ते हो जाएगी। अब तौसी होगी या नई तकरीरी, इस पर भी बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ में करा देता हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब तजकार है मेरे साथ, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। आलिया हमजा मलिक साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। आलिया साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब मैं पैनल से भी बात करूंगा, लेकिन पहले जो उमर शरीफ साहब की जो रहलत है उसके हवाले से इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मारूफ भारतीय अदाकार और कॉमेडियन जॉनी लीवर साहब मौजूद हैं। जॉनी लीवर साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ा ताल्लुक रहा है उमर शरीफ का, आप खुद भी एक कॉमेडियन हैं, उनके साथ आप काम भी कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उनके इंतकाल की इस खबर को सरहद के पार आप जैसे जो लोग हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, सुन के तो बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही खराब थी, बीमार थे। इससे पहले मैंने एक बाइट दी थी, उनके लिए हम लोग दुआ भी करते थे। और आज 2 बजे हमारे यहाँ का 2 बजे और वहाँ के 1:30 बजे तिरबनी में उनकी डेथ होगी। सुन के बड़ा दुख हुआ सर, क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत काम किया, बहुत हंसाया लोगों को, और उनका हंसाने का तरीका अलग था। और जब भी वो बोलते थे, उनकी बातों में बहुत ही ह्यूमर होता था, बहुत ही मजा आता था, लोगों को अच्छा लगता था, हम सबको अच्छा लगता था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे आर्टिस्ट उनके दीवाने, उनकी बातें होती रहती थी, बोले यार कैसे बोलता है, कमाल बोलता है, अच्छा। कहाँ से लाता है यार, कैसे कहाँ से अल्फाज निकालता है, कैसे पॉइंट्स पकड़ता है यार, कैसे भाई आया है, क्या ये बहुत कम लोगों में भाई, खुदा हर एक को देता है ना, हर एक को अपना अलग अलग गिफ्ट देता है। इनकी गिफ्ट ही अलग थी, समझे ना, बहुत ही एडवांस थे। और मैं समझता हूँ इनकी जो भी उम्र है इससे 25 साल आगे थे। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है 25 साल आगे थे ये। अच्छा, मुझे उसी तरह बातें करते। अच्छी जॉनी लीवर साहब, मुझे बताइए कि पाकिस्तान और ये जो भारत के कॉमेडियंस हैं, सरहद के उस पार बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के कॉमेडियंस बहुत ज़्यादा जाते भी रहे। यहाँ जो वो काम करते हैं उस काम को सरहद के उस पार भी जो है वो देखा जाता रहा है। तो उनका जो काम था, जो उनका फन था, जो उनकी कॉमेडी थी, उसको जो खास तौर पर जो वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो उनके काम को किस तरह से देखती थी? नहीं, इंडस्ट्री के लोग बहुत मानते थे उमर शरीफ को, उसमें कोई शक नहीं। हमारे आर्टिस्ट लोग सब दीवाने थे, जितने कॉमेडियंस थे उमर शरीफ, अरे बाप रे, अरे नाम लो तो अरे बाप रे, वो तो यार उस आदमी का जवाब मतलब अलग ही, ये आदमी अलग है। हमारे कादर खान साहब बहुत तारीफ करते थे। कादर खान साहब बच्चे बेहतरीन एक्टर और बेहतरीन राइटर, वो इतनी फिल्में लिखते थे, इतनी फिल्मों में काम करते थे। बोलते उमर शरीफ की बात निकली तो बोले अरे यार वो तो कमाल है यार, वो तो अजीब आदमी यार, कहाँ से लाता, कैसे बोलता। तो ये मामूली बात नहीं है भाई, तो कमाल है, कमाल ही थे वो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट थी उनको, समझे नहीं। कहाँ से वो भी, मैं एक दिन 1990 में यहाँ आए थे, मैं पहली बार मिला उनसे 1990 में, वो फिल्म करने यहाँ आए थे। अच्छा। 31 साल पहले तब मेरी मुलाकात हुई थी। सब लोग बहुत 4-5 दिन 5 रोज यहाँ थे वो, तो मैं रोज बैठता था उनके साथ, 2-4 दिन बैठा था ऐसे ही, और फोन पे बात होती रहती थी। तो मैं पूछता था भाई ये कहाँ कैसे बोलते हो भाई, ये कहाँ से आता है तुमको यार, बोलते तो हम भी है लेकिन हम आपकी तरह नहीं बोल सकते। मैंने कहा हमको तो कोई लिख कर देता उसमें बोलते हैं, या फिर मैं भी स्टेज पे बोलता तो हमारा बनाया हुआ कुछ आइटम्स होते थे, लेकिन इंस्टेंट बोलना जो होता है, सामने से किसी ने बोला तब से उसको जवाब दे दिया, ये हमारी वीकनेस है, मुझसे नहीं होता ये। हमको साला आइडिया एक दिन बाद आता है। अरे वो उसने ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोलना था यार, उस वक्त क्यों नहीं आया। वो उमर शरीफ को दिया है वो गिफ्ट ऊपर वाले ने, समझे कि नहीं। तो ये वो थे, हम लोग हैरान हो जाते थे ये कहाँ से कैसे आ जाता है यार इस आदमी को। तो उस आदमी ने उस पर वर्क किए होंगे, उस पर कुछ काम किया, उस पर सोचा होगा। हम लोग आइटम्स बनाते थे, मेरे भी आइटम्स, मैं भी 1 मैन शो करता हूँ कॉमेडी के, लेकिन मैं अपने आइटम्स बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये आदमी के उधर के उधर ही बन जाते हैं।
अच्छा, खड़े खड़े बना लेता आइटम। ये नया उनको ऊपर वाले ने। यकीनन बहुत बहुत बड़े फनकार थे, बहुत बड़े कॉमेडियन थे। बट आप, क्योंकि खुद आप एक कॉमेडियन हैं, तो आप बहैसियत एक कॉमेडियन, उनकी जो कॉमेडी थी और उस पर जो वर्सेटिलिटी थी, उन्होंने मूवीज भी की, थिएटर किया, ड्रामा किया, एज ए मीडियन आप खुद उनके काम को जो है वो किस तरह से देखते हैं? और फिर ये भी क्योंकि आपने उनके साथ काम भी किया है, तो आपका जो अपना ताल्लुक था बहैसियत एक फनकार, बहैसियत एक इंसान, वो आपने उनको कैसा पाया? देखिए, मैं आपको बताऊं, इनका जो काम है ना वो बहुत ही कमाल का था। वो मैं उनसे पूछता था कि वो आए थे यहाँ पे, मैं पूछता था यार कहाँ, बोले यार वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार, ऊपर वाले का करम है, चीजें आमद हो जाती थी, मैं बैठ जाता था, फिर वो चीजें आ जाती थी, बस बात निकल आती, और ये ऊपर वाले का करम, ऐसा बोलते थे। और दूसरी बात ये है ना भाई, वो मैंने उनको जो पढ़ा, जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, उनके अंदर कोई बड़ी शख्सियत थी, उनके अंदर कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ अंदर, कोई तो था उनके। अपनी उम्र से 25 साल, मैंने कहा ना बड़े से, ये मतलब आप अभी देखिएगा, एक बुजुर्ग आदमी 75 साल का आदमी बैठा हुआ उनके सामने, ये अभी समझिए 30 साल पहले क्या उम्र थी उनकी, 35 साल के होंगे 30 साल पहले। अब वो 50 साल का आदमी, 60 साल का आदमी, वो आदमी भी हैरान हो जाए इनकी बात से। ये पता नहीं, ये देन थी उनके अंदर। और वो बात करते थे बड़ी बड़ी, अभी उस वक्त मैं, आप यकीन कीजिए, जब मैं बैठता था, मुझे ऐसा लगता है यार ये आदमी कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा है, अच्छा ये कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन बाद में पता चला बातों बातों में कि ये है ही बड़ा, इसलिए ये बड़ी बात करेगा। हमको सुनने में लगेगा यार ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, यार बड़ी बात कर रहा है, लेकिन वो है ही बड़ा, वो अंदर से बड़े थे वो, और इसलिए बड़ी बात करते थे। जो आदमी बड़ा है वो छोटी बात क्यों करेगा, है ना? ये खास बात थी उनके, मैंने ये ऑब्जर्व की, ये आदमी है बड़ा और बड़ी बात कर रहा है। मैं 90 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने यार ये आदमी कुछ अलग ही है यार, बड़ा आदमी अंदर से कुछ बड़ा है, कोई इसके ऊपर कर्म है, कुछ अलग स्पेशल कर्म है। अब देखिए वो बड़ा आदमी तो बड़ा काम किया उस आदमी ने, उन्होंने कोई अस्पताल बनाने की सोची, बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, वो अस्पताल बनाने की सोची, फिर वो मिनिस्टर बने, फिर वो फिल्म प्रोड्यूसर बने। 90 में आए तो वो बकरा किस्तों में थे, वो प्ले वगैरह करते थे, वो अभी मतलब हाँ वो उभर रहे थे और भी, समझे कि नहीं? लेकिन मैंने उस वक्त मैंने ये उनके अंदर देख लिया कि ये आदमी है बड़ा है, कोई इस आदमी की सोच बड़ी है, ठीक, तो वो करके दिखाया उस आदमी। ये बात होती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक एडवांस थे वो, कुदरत की, मतलब कुदरती खुदा ने उनको ऐसा दिया हुआ था। अच्छा, देखिए मैं अमानुल्लाह भाई को जानता हूँ, मोहन भाई को जानता हूँ, मोइन भाई को जानता हूँ, ये हमारे मोइन भाई थे, हम लोग मोइन भाई को फॉलो करते थे, समझे कि नहीं? मोइन अख्तर साहब की कैसेट उस वक्त बहुत मशहूर होते थे, उनको हम सुनते थे, अरे बाप रे ये क्या है यार, हम तो छोटे थे तो हम तो सुनते थे, तो उनको हम फॉलो करते थे उस टाइम पे। बाद में उमर शरीफ आया, अरे बाप रे ये तो कुछ अलग ही आ गया यार ये कुछ अलग ही निकल के आ गया। तो ये है तो कमाल हम डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन मिलती है। और आज के जितने भी कॉमेडियंस हैं, इनको उमर शरीफ को पढ़ना चाहिए। अच्छा, उमर शरीफ एक किताब है, इनको पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे? इनके प्रोग्राम देख करके, इनके शोज देख करके, इनकी बातें सुन करके आप करो, ऑफकोर्स कुछ सीखो, कुछ समझो और अपना बनाओ। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जॉनी लीवर साहब, बाराकार और कॉमेडियन। ये एक ट्रिब्यूट था एक कॉमेडियन का दूसरे कॉमेडियन को। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन इम्तियाज गुल साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? और मेरे ख्याल है जॉनी लीवर साहब ने बहुत अच्छी बातें कर दी। मैं वही पूछना चाह रहा था कि वो ऑफ स्टेज कैसे इंसान थे उमर शरीफ, तो ये भी उन्होंने बता दिया कि वो बहुत बड़े इंसान थे। मैं ख्याल है ही उन्होंने जो कहा वो काफ़ी है, वो ट्रिब्यूट है, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, बहुत बड़ा खला है पाकिस्तान की कॉमेडी का। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसका एक बहुत बड़ा खला है। बहरहाल ये उनकी रहलत, उनका इस दुनिया से चले जाना, ये उनके मदाहों को जो है उनके लिए उनको गमज़दा कर गया है। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, मगर ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर ये जो आज की जो दीगर खबरें हैं, वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर जो बहस हो रही है और चेयरमैन नैब की तकरीरी का मामला है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान के बाद जो बहस है, जो हुकूमत से और इन मुज़ाकरात के हवाले से सवालात उन पर बात हो रही है, इस पर बात करने के लिए इम्तियाज़ गुल साहब, आलिया हमजा मलिक साहिबा और निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस बहस का आगाज़ इम्तियाज़ गुल साहब आपसे करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल 2 क्वेश्चन जो हैं वो अगर उनको जिन पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, उसमें सबसे पहले तो ये कि क्या ऐसे मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा जो सवाल है कि उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों को जरा आप किस तरह से देखते हैं कि क्या आपकी नजर में ऐसा कोई इसका कोई नतीजा निकल सकता है, और दूसरा तरीकाकार। देखिए, नतीजा तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने भी मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने को तरजीह दी या TTP की तरफ से ये जो इशारे कबूल किए और मुज़ाकरात शुरू किए जो हमारे गो बिटवीन होते हैं, तो उन्होंने कुछ काम इस पर ज़रूर किया होगा। कुछ लोग ज़रूर होंगे जिनको हमारी हुकूमत, हमारी एजेंसी समझती होंगी कि उनको हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं। तरीक़ेकार उसका मेरा ख्याल है कि उसको बेहतर था कि तमाम सियासी जमातों को बताया जाता पहले, जो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में, लेकिन हमें यह भी बताया गया कि जून जुलाई में पार्लियामान में एक मीटिंग हुई थी आर्मी और ISI सरबराहान की मौजूदगी में। अच्छा। और उनको बताया गया था कि हम शायद किस तरफ मूव कर रहे हैं, यानी बराह रास्त इतनी डिटेल में शायद नहीं बताया गया था। आप भी एक और मीटिंग में थे, वहाँ पे भी इशारतन हमें बताया गया था कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान ने भी कहा है कि हम इन लोगों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ज़रूरी था कि अगर ये बातचीत चल रही थी तो कम से कम जो मुतालिका कमेटियाँ हैं उनके सरबराहान को ज़रूर आगाह कर दिया जाता, तो उसकी वजह से फिर जितना भी एक इशारा तो ये भी है ना कि पहले शाह महमूद कुरैशी बात करते हैं, फिर आरिफ अलवी साहब बात करते हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में वो बाकायदा इस पर जो वो स्टेटमेंट देते हैं। तो ये भी ऐसा मालूम होता है कि ये सिलसिला जो है वो कुछ अरसे से जारी। बिलाशुबा तो जाहिर है, देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म तो उसी वक्त बात करेंगे जब उनको कुछ लिख के दिया जाएगा कि हाँ जी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। बैरूनी ममालिक पे जब सदूर और वज़ीर-ए-आज़म दौरे करते हैं, ऐसे नहीं करते जब तक उनके निचला स्टाफ जो है बातें मुकम्मल किसी नतीजे तक नहीं पहुँचा देता, उस वक्त तक ये दौरों के दौरान मुआहदे पर भी साइन नहीं होते हैं। तो आप ये समझ लें कि इसका नतीजा शायद हो सकता है जल्दी निकल आए। तो क्या इस जो डेवलपमेंट है इसका ताल्लुक आपको लगता है जो अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, या ये इररिस्पेक्टिव ऑफ? नहीं, ये तो उससे पहले से सिलसिला चला, उससे पहले से आपकी नजर में ये सिलसिला उससे पहले से जो है देखिए जी, रातों रात ही मामला नहीं होते, बड़ा क्रिटिकल मामला है। बाकी जैसे कि जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को TTA ने, तो उसके बाद कहीं ये बात नहीं शुरू हुई। नहीं, इससे कहीं पहले शुरू हुई थी। और बाकी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि क्या हमारी हुकूमत के पास जिन लोगों ने डायलॉग शुरू किया है उन लोगों को मेन स्ट्रीम करने का, डीरेडिकलाइज करने का और रिहेबिलिटेट करने का कोई मंसूबा है कि नहीं। इसलिए कि अगर एक मंसूबे के बगैर हमने इनके साथ मुज़ाकरात कर दिए, उन्होंने हथियार डाल दिए, उसके बाद क्या होगा? आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं? क्या आप उनको मुकम्मल तौर पे उनके जो गैर मुल्की स्पॉन्सर्स थे उनसे मुकम्मल तौर पे काट सकते हैं? क्या रियासत पाकिस्तान में वो सलाहियत है कि उन लोगों के दरमियान बंद के तौर पे काम करे ताकि ये लोग अपनी पुरानी रविश इख्तियार न कर लें जब मुआहदे होने के बाद? आलिया हमजा साहबा, अपोजिशन की गुज़िश्ता रोज से जो बयानात हम देख रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखे, उसमें एक नुकता जिस पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की तरफ से बात की जा रही है, अब ये क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है, उनका ये कहना है कि आपको इस पर पार्लियामान को एतमाद में लेना होगा। क्या हुकूमत को लेना चाहिए? आपकी नजर में इस पर आगे बढ़ने का जो बेहतरीन रास्ता है इस वक्त सियासी इत्तफाक राय के लिए, वो क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रहमान साहब। सबसे पहले तो मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगी उमर साहब को। आज बस एक ही लफ्ज में तो कह सकती हूँ कि कॉमेडी का एक बाब बंद हो गया है और बड़ा सैड मोमेंट है फॉर होल पाकिस्तान। सर अब आ जाए टॉपिक के ऊपर। सर जो आपने शुरू में इंट्रो में 2 वीडियोस भी दिखाई और वो आप सारी एक राना सनाउल्लाह साहब को और फिर ख्वाजा आसिफ साहब को कोट करते रहे। सर मैं कुछ चीज़ों की क्लैरिटी यहाँ पर बैठकर करना चाहती हूँ। BBC की एक रिपोर्ट आई 5 जुलाई 2010 को
वहां पर हमारे रिलीजियस लीडर थे ब्रेलवी, वो मिले उस वक्त के सीएम पंजाब से और उन्होंने एक्यूज किया राना सनाउल्लाह को और उनका रिजिग्नेशन डिमांड किया और ये कहा कि उनके ताल्लुकात हैं इन तंजीमों के साथ और उन्होंने कहा कि वो सिपा सहाबा ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने उनके साथ मिलकर कैंपेन भी की है, प्लस उनके ताल्लुकात हैं उन लोगों पर जिन्होंने इन मकामात के ऊपर अटैक किए हैं, यानी टीटीपी पाकिस्तान के साथ। ये बीबीसी की रिपोर्ट है और जून में ही उसी रिपोर्ट के एंड में आया कि पंजाब हुकूमत $1 मिलियन दिए इन इंस्टीट्यूशंस को जो इन एक्टिविटीज के साथ मिली हुई थी। ये तो राना सनाउल्लाह साहब की बात का जवाब आ गया है। फिर अगर आप आ जाएं दो डॉन की, एक डॉन की खबर मैं आपसे शेयर करती हूँ और एक मैं ट्रिब्यून की शेयर। डॉन की खबर के अंदर सीएम पंजाब को उन्होंने कोट किया था और उन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि उसामा बिन लादेन के उधर से जब कुछ फाइल्स मिली तो उनमें ये लिखा गया था कि पंजाब चीफ मिनिस्टर पीस डील करना चाहते थे टीटीपी के साथ थ्रू अल-कायदा। ये लॉन्ग वॉर जर्नल को उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ था। सर पीस टॉक्स होती रही हैं और ये तो पीएमएलएन की बात होगी, आपने उसको जवाब दे दिया, लेकिन आपको जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, जो सियासी इत्तेफाक राय, उसको उस पर आए, जरा उस पर बात कीजिए कि ये सियासी इत्तेफाक राय होगा इस इशू के ऊपर। देखिए आइडियली तो जो सारी मैं हिस्ट्री बता रही हूँ और जिस तरह मैं बताने लगी थी कि जितनी पीस डील्स इनके अरसे में हो चुकी हैं या पीपल्स पार्टी के या एएनपी के दौर में भी हो चुकी हैं और उसके अलावा भी इरफान सिद्दीकी साहब तो उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो नवाज शरीफ साहब ने नॉमिनेट किया था। एक जो छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जब हम इनसे सेटअप पे लेजिस्लेशन की बात करते हैं, कमेटी बनती है, पार्लियामेंट के अंदर लाना पड़ता है, इनको बिठाते हैं, इनके साथ सारी बातें होती हैं, आखिर में क्या होता है, ये कहते हैं हमें एनआरओ दे दो। अभी ईवीएम के ऊपर हमने इनको कंसल्ट किया, इनको बिठाया, लेकिन एक ही बात इनकी होती है कि वो बेसूद सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। देखें, हम इनको पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि आप हमारे साथ आकर आप इन चीजों के ऊपर बात करें। अब ये जो मैटर है ये इतना सेंसिटिव मैटर है और सब समझते हैं कि अगर अब ये हो जाता है और हम इन ग्रुप्स को गैर मुसल्लह करने में कामयाब हो जाते हैं तो अल्टीमेटली एक हम मजबूत पाकिस्तान आगे देख रहे हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ऑपोजिशन जिस तरह के बयानात दे रही है और जिस तरह का उनका पार्लियामान के अंदर रवैया है, पिछले 8 दिनों के अंदर उन्होंने क्वेश्चन आवर भी पूरा नहीं होने दिया और वो कोरम पॉइंट आउट करके बाहर जाते रहे। तो मेरा तो ख्याल है कि उनका इतना गैर संजीदा रवैया है कि वो ऐसी किसी चीज के ऊपर वो सिर्फ बुग़्ज़े इमरान खान साहब में पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं गुरेज करेंगे। सो द थिंग इज कि ये खुद पास्ट में ये करते रहे, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इनको जिस पर इनको एतराज। बेसिकली जिस आप यू सी देम एज ए नॉन सीरियस ऑपोजिशन। मैं निहाल हाशमी साहब, ये अब जो इशू है जी, निहाल हाशमी साहब, जरूरी है अगर कोई भी फैसला होता है उस पर इत्तफाक राय हो, किस तरह से हो सकता है इत्तफाक राय, और अगर तो इस मामले को आगे बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ाना चाहिए हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जितना टेंस माशरा आज, इसमें ह्यूमर और मज़ा और एक रिलीफ की जो कमी थी वो उमर शरीफ जैसे लोग पूरा करते थे। अल्लाह उनको गनी के रहमत करे। बिल्कुल। आज भी हम टेंस माहौल में बैठे हैं और गुज़श्ता 3 सालों से हम टेंस माहौल में बैठे हैं। तो उमर शरीफ और मोइन अख्तर जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। आपने ठीक कहा कि कैसे हल किया जाए, उसका बहुत सीधा उसके पास उसका जवाब भी है मेरे पास और हल भी है। ये जो इशू है ये गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये इशू है रियासत का। तो गवर्नमेंट सिर्फ अकेले बैठ के इसको हल नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, स्टेक होल्डर इस मुल्क की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी है और इस मुल्क की आवाम भी है जिन्होंने हजारों जानों की कुर्बानियां दी हैं।
स्टेक होल्डर्स को आप बाईपास ना करें। आपको याद होगा कि जब पेशावर APC का वाकया हुआ तो वहां पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पेशावर में जाके, जिसमें इमरान खान साहब को भी दावत दी गई और सारे जो पार्लियामेंट में पार्टी थी और जो पार्लियामेंट के बाहर पार्टी थी, उन सबको मिलकर एक APC किया गया और उसमें एक नेशनल एक्शन प्लान बना। अगर आज ये गवर्नमेंट कंटिन्यूटी करती उस प्लान के साथ, नेशनल एक्शन प्लान पे, तो हम बहुत हद तक आगे पहुंच गए होते। उसके अलावा देखिए, यकीनन आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिए नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये रियासत का इशू है। और इसी वजह से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उस वक्त के वजीर आजम साहब ने कहा था कि हाउस इन ऑर्डर, हमें अपने घर को ठीक करना है। तो घर को ठीक करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट अकेली नहीं होती है, उसको अपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी सबको लेके चलना पड़ेगा। और वो ये कोई खुफिया डील नहीं हो सकती। इसमें आपको जो पसंद हो या ना हो, सबको ऑन बोर्ड ले, हम देखेंगे ये वायबल तरीका है कि नहीं है। निहाल साहब, तीन तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके हो सकते हैं पार्लियामेंट में। मेरी तरह गुजारिश सुनिएगा, मैं आप ही से सवाल है, तो तीन तरीके हो सकते हैं। एक APC है जो आपने तरीका जिसका जिक्र किया, जो नेशनल एक्शन प्लान के मौके पर था। दूसरा, हमने अभी तक एक और तरीका देखा है, वो ब्रीफिंग्स का है, बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स का। और तीसरा जो है वो ओपन डिबेट। तो जब आप ये कहते हैं या ऑपोजिशन ये कहती है कि इस मामले पर हमें एतमाद में लिया जाए, तो क्या आपकी नजर में जो है वो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है इस मामले पर एतमाद में लेने का? APC प्लस पार्लियामेंट, और कोई तरीका नहीं इसके अलावा। APC क्योंकि कौम ऑन बोर्ड, APC इसलिए कि अवाम जो पार्टियां नहीं है हुकूमत में या पार्लियामेंट में, वो भी इस मुल्क के लोग हैं, वो भी स्टेक होल्डर हैं, उनको भी नुकसान हुआ। मैंने जैसे आपको कहा, पुलिस की सिपाही से लेके फौज के अफसरान तक और बड़े पाकिस्तान के ताजिर, स्टूडेंट, ड्राइवर, सियासी लोग, आम आदमी, हजारों लोगों के जानों की कुर्बानी हुई है, ताजिर से लेकर हर कोई। तो हम सब स्टेक होल्डर हैं और ये सब रियासत हम सब की रियासत है। तो यहाँ पे APC बहुत इफेक्टिव। और फिर आपके पास एक फार्मूला है, रोड मैप है, नवाज शरीफ की लेगेसी है। जो नवाज शरीफ ने एक रोड मैप दिया था उसको आप फॉलो करें, मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, राइट। मैं इम्तियाज गुल साहब, बुनियादी मुतालबा अपोजिशन के ये कि इस पर एतमाद में लिया जाए। सो गवर्नमेंट की जो हैंडलिंग ऑफ द इशू है, क्या वो कोई डिफरेंट हो सकती है? और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे जो सवाल करना चाहता था कि इस सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, उसका क्या कोई किरदार हो सकता है? देखिए, जहाँ भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं, यानी जहाँ भी इस वक्त जमहूरी निज़ाम चल रहा है, कोशिश होती है हर हुकूमत की कि वो तमाम पार्टियों को साथ लेके चले, कम अज़ कम वो जमातें जो पार्लियामान में शरीक हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको साथ लेके चलते, जो सीनियर बड़े रहनुमा हैं तमाम जमातों के, उनको एतमाद में लेके उनको बता देते कि हम ये काम कर रहे हैं, या इस मतलब टीवी पे बताने की बजाय उनको पहले बता देते, फिर बेशक टीवी बता, तो शायद उससे ये गैर ज़रूरी तौर पे जो वक्त हमारा ज़ाया हो रहा है इस डिबेट में, ये इसकी बचत हो जाती। अब जहाँ तक अफ़गान तालिबान की बात है, हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि अफ़गान तालिबान को मालूम है कि TTP पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस है। उन्हें मालूम है कि IMU उज़्बेकिस्तान और रशिया के लिए बायस तशवीश है, ETIM चीन के लिए बायस तशवीश है, ईरान के लिए जुंदुल्ला, ठीक है जी। तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो इन ममालिक के, उन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात को रद्द कर दे। सारे हमसाया ममालिक हैं, फौरी हमसाया ममालिक है, तो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपने फौरी हमसाया ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर दे। अलबत्ता ये हमें भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। तालिबान के जो नुमाइंदे हैं, तर्जुमानों ने बड़ी शिकवा भी किया कि ये मुझे समझ नहीं है कि अगर कोई मगरबी मुल्क से आया हुआ सहाफ़ी हमसे सवाल करे कि आप TTP के ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे नहीं करेंगे, वो तो समझ आती है। लेकिन आप पाकिस्तानी हो कि कई पाकिस्तानियों ने जाके वहाँ उनसे सवाल किया कि आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे कि नहीं। उन्हें कहा कि आप हमें कुछ वक्त दें, और बिल्कुल वक्त हमें देना चाहिए। इसलिए खुल्लम खुला वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि नज़रियाती तौर पे किसी हद पे एक जगह पे जाके उनका किबला मिल जाता है। मेरा ख्याल है कि वो अंदरूनी खाना ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जिस ऑक्सीजन पे TTP और दूसरे प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप पल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, या पल रहे थे, वो ऑक्सीजन अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस हमारी गुफ्तगू जो है जारी रहेगी।
जो सियासी इत्तेफाक राय की बात हो रही थी कि ये टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के मामले पर सियासी इत्तेफाक राय हो सकता है, नहीं हो सकता, या उसके लिए तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, बहुत से और भी मामलात हैं जिन पर सियासी इत्तेफाक राय की बात हो रही है। और उन्हीं में से एक मामला जो है वो चेयरमैन नैब का भी है। पूरा हफ्ता उसके ऊपर जो है वो बात होती रही है। हुकूमत की तरफ से पहले इशारे दिए जाते रहे कि तोसी देने पर भी जो है वो गौर हो रहा है, फिर ऑर्डिनेंस की भी बात आती रही, और ये कि कोई इस हवाले से जो है वो हुकूमत जो है वो कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है कानून में तरमीम के लिए। तो ये एहतसाब वाला मामला इस वजह से भी आम है क्योंकि ये पिछले 3 साल हमारी सियासत के साथ और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के साथ जो है वो जुड़ा रहा है। और अब क्योंकि इलेक्शन में 2 साल हैं तो ये आने वाले इलेक्शन में भी ये मामला जो है वो बड़ा अहम होगा। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस हवाले से जरा बात की, जरा सुन लें। उन्होंने चेयरमैन नैब की जो तकर्री का मामला है, अब जबकि मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने वाली है, तो उस पर उन्होंने जो है क्या कहा। नैब के चेयरमैन का भी फैसला हो जाएगा। अच्छा, ये मुख्तसर से जो बात थी शेख रशीद साहब ने की। बहरहाल उन्होंने इशारा ये दिया कि आइंदा हफ्ते जो है वो इस हवाले से जो है वो फैसला हो जाएगा। मैं आलिया हमजा साहब आपसे जो है वो इशू पे डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। तौसी या तकर्री, ये हुकूमत को इनमें 2 जो है वो फैसले करने हैं। ऑपोजिशन से मुशावरत, क्या आप समझते हैं कि इस मामले पर भी जो है वो जरूरी नहीं है, और क्यों जरूरी नहीं अगर आप नहीं करना चाहते? सर मैं 2-3 चीजें, सिर्फ पहले तो बात हमें बार बार ये कहा जाता रहा कि गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट तो हमेशा एक पेज पर है। आज जब टीटीपी से मामला तय हो रहे हैं तो कोई भी पार्टी ये कैसे ज्यूम कर सकती है कि हम एक पेज में नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब हो जाए या प्रेसिडेंट साहब हो जाए, ये सब एक पेज पर हैं तो ये बातें आ रही हैं। दूसरी चीज, अगर ये डील खुफिया होती तो ये ओपनली इंटरव्यू में ना बताई जाती। तीसरी चीज जो मैं बार बार बात करी थी और इसी चीज को मैं अगली आपकी बात से भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लास्ट बात करके मैं उस पर आ रही हूँ। सर आपको भी पता होगा BLA BLF के 3000 तकरीबन लोग गैर मुसल्ला हुए थे, उनका भी जुर्म उतना ही था जितना TTP का था। तब इस मामले को क्यों नहीं इतना उछाला गया? द रीजन इज कि हमें अब इन चीजों से बाहर आकर पाकिस्तान के बारे में सोचना है। सर हमने कश्मीर पर जॉइंट सेशन बुलाया, आपको याद है? वहां पर प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए 6 घंटे वो लेट हुआ और ऑपोजिशन ने तब तक कश्मीर वाले जॉइंट सेशन को अटेंड नहीं किया जब तक इनकी लीडरशिप के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं आए। तब तक ये हमसे कहते रहे कि जी पहले प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं। फैटिफ की बात मैंने आपको बता दी है, रिफॉर्म्स की बात, लेजिस्लेशन की बात, एंटी रेप बिल था, वुमेन राइट्स की बात थी, ये लोग वॉकआउट करके चले गए। उस दिन आई वोटिंग यानी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का हक देना था, जिनके जो डॉलर्स हमें भेजते हैं तो पाकिस्तान चलता है। सर उसके ऊपर भी ये लोग वॉकआउट कर गए। अब आ जाएं ये जो नैब वाला किस्सा है। सर देखें, बार बार हम एक ही बात करते हैं, ये अपनी पार्टी में से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एपिसोड आपको याद होगा, हम तब भी कहते रहे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड वो होता है क्योंकि उसने पुरानी हुकूमत की जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर देखना होता है कि कितनी एम्बेजलमेंट्स हुई हैं। नैब के अंदर इनके केसेस चल रहे हैं, ये अपने किसी और नुमाइंदे को वहां पर रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजते हैं जिसपे नैब पे केसेस नहीं चल रहे हैं। क्या पूरी PMLN के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नैब ज़दा ना हो? देखें तब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन्होंने धोस से वो क्या करें? आपके ख्याल में ऑपोजिशन लीडर को उन्हें बदल लेना चाहिए? जी, तो आपके ख्याल में ऑपोजिशन लीडर बदल लेना चाहिए? ये तो एक सर देखिए, ये तो एक मॉरल सी बात है, एक मॉरल वैल्यूज भी तो होती हैं। एक लीडर मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ मॉरल वैल्यूज भी होती हैं। आपकी 55 TPs का केस चल रहा है, FIA में आपका 7 अरब का और नैब में आपका 25 अरब का केस चल रहा है। यहाँ तो अपने आप को आप उससे क्लीन चिट लें। जी बिल्कुल इसी तरह ये जी मैं आता हूं जरा उस पर आपकी तरफ वापस। लेकिन निहाल हाशमी साहब, ये कल जो इजलास हुआ, ये कुछ मुशावरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कर रही है,
कुछ इशारे तो मिले हैं कि कहीं ना कहीं पर बात हो सकती है। दो आम मामला आते हैं, एक इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला और दूसरा चेयरमैन नैब वाला इशू। ये दोनों इंपॉर्टेंट इशूज हैं। इस पर हुकूमत कहीं आमादा हो सकती है या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत हो सकती है। आपके ख्याल में जो है वो चेयरमैन नैब का जो तकर्रुर है, अगर इसमें हुकूमत को कानून में तब्दीली के लिए आप लोगों से राब्ता करती है, तो क्या PMLN को या दीगर अपोजिशन को क्या आमादा होना चाहिए कानून में? क्या अपोजिशन तैयार होगी कि इस मौके पर एहतसाब को लेकर जो बात होती रही है, क्या कानून में कोई तब्दीली की जा सकती है? रहमान, अभी आपने शेख रशीद साहब का बयान सुना। देखिए, किसी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बयान से कोई फैसले नहीं होते। नैब का एज लॉ जो है, एज ऑफ टुडे, नैब का लॉ एज ऑफ टुडे जो कहता है आप उसके मुताबिक काम करें। एज ऑफ टुडे नैब का लॉ कहता है कि एक आदमी अपनी जो टेन्योर है वो कंटिन्यूटी ना करे। क्लियर है नैब का। और हमारा कानून कहता है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन विद द ऑपोजिशन लीडर। वो करोड़ों लोगों के वोट लेके शहबाज शरीफ साहब आए। तीसरा, हम बात नहीं करेंगे। और मोरल वैल्यू की बात बीबी कर रही थी, तो बीबी से पूछें, जब इमरान खान साहब के केस में कहा गया था कि इनका मकान रेगुलराइज नहीं हुआ था, तो उस वक्त वो स्टेप डाउन कर जाते और कहते कि जब रेगुलराइज हो जाएगा तो फिर मैं बन जाऊंगा। तो ये मोरल की बातें तो ना करें तो ज्यादा बेहतर है। फिर आप देखिए, जस्टिस दीदार हुसैन शाह साहब को जब नॉमिनेट किया गया था, एक मिनट सुनिएगा, दीदार साहब को जब नॉमिनेट किया था गालिबन 2010 में, तो उस वक्त जावेद इकबाल साहब उस बेंच में थे जो आज चेयरमैन नैब हैं। उन्होंने कहा था नहीं, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द अपोजिशन लीडर आप नहीं कर सकते। तो आज इनका कैसे हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन 12 आ चुकी है नैब की कारकर्दगी के बारे में, नैब के चेयरमैन साहब के बारे में हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आती रही है। और ये इसमें दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली लग रही है कि हम उसी को कंटिन्यू कराएंगे। और ये टेलर डिजाइन होगा अगर आप करेंगे कि एक आदमी के लिए आप कानून बदलना चाहते हैं, आइन बदलना चाहते हैं, लॉ। इस तरह से कौमें नहीं चलती, इस तरह से इदारे नहीं चलते। आप कानून जो है वो हमेशा के लिए बनाई जाती है, किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बनाई जाती है। और ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जी हम नहीं करेंगे कंसल्टेशन, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कानून बदला जाता है, राइट, अगर इस मौके पर कोई कानून बदला जाता है तो पर्सन स्पेसिफिक जो है वो तब्दीली होगी और इस वजह से काबिल कबूल। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। मैं ब्रेक के बाद इम्तियाज गुल साहब के भी ये सवाल रखूंगा कि हुकूमत के सामने ये एक बड़ा सवाल है, कैसे हुकूमत को आगे चलना चाहिए, तौसी होनी चाहिए, नहीं तो तकर्री होनी चाहिए। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इम्तियाज गुल साहब, ये अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात की बात होती है, तो उसमें ये एक अब जो इस वक्त सबसे बड़ा हुकूमत के सामने जो चैलेंज जैसे कह लें, ये तकर्री है कि क्या नई तकर्री होनी चाहिए या फिर जो है वो तौसी होनी चाहिए कानून में तब्दीली करके? नहीं, देखिए, कानून तो ये कहते हैं ना कि इनको तौसी नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि तौसी किस बुनियाद पे मिले। अच्छा, क्या व्हाट डज क्वालिफाई हिम, यानी उनका कोई हुकूमत तो तारीफ करती है। नहीं, देखिए, हुकूमत करेगी। हम आप ये सवाल करते हैं कि खुद अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का क्या अकाउंटेबिलिटी हो रही है? अच्छा। उनका कोई परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ है? जो दावे वो करते हैं कि हमने 550 अरब रुपए पिछले 4-5 साल में रिकवर किए हैं, उस 550 अरब की ट्रेल क्या है? अच्छा। क्या लिक्विडिटी की फॉर्म में वो मौजूद है? और दूसरा सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो तासुर पैदा हो गया है कि अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो खुद करप्शन का एक गढ़ बन चुका है। अब हो सकता है ये तासुर गलत हो, लेकिन जब तक ये तासुर दूर नहीं होता, जब तक इनका अपना परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं होता है, इनको एक्सटेंशन देने की मैं नहीं समझता कोई वजह करवा रहे हैं। वो मुझे अभी मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, लेकिन नैब की प्रेस रिलीजेस में बार-बार ये कहा जाता है वफाकी हुकूमत 550 अरब के साथ खड़ी है। नैब वो कहती है कि नैब की कारकर्दगी अच्छी है। नहीं, उनको देखें, तो गाना एक ही गा रहे हैं ना दोनों, तो अब वो किस हद तक सही गाना है। अब जो डायरेक्टर ने या लिखने वाले ने गाना लिखना होता है और हम आपको सुनाने के लिए। अच्छा। जो मैंने बात की है कि उनका परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ नहीं है। और आर्गुमेंट है कि पहले नैब की परफॉर्मेंस को भी देख ले। ऑफ कोर्स, मतलब उसके एक्सटेंशन का कोई ना कानूनी जवाब है, मेरा ख्याल है सियासी जवाब हो सकता है इनके लिए, लेकिन आईनी और जवाब नहीं है उसका। ठीक है, आलिया हमजा साहबा। सर, मैं नैब की कारकर्दगी बता दूं। 1999 से 2017 तक
290 बिलियन उन्होंने रिकवर किया। 2018 से 2020 तक 550 बिलियन उन्होंने रिकवर किया। 31 महीने में पिछले 220 अरब की रिकवरी हुई है सिर्फ कैश की। पिछले 10 सालों में जो सरकारी जमीन वागुजार कराई गई थी वो 10 सालों में 2.6 अरब की थी और अब इन 3 सालों में 192 अरब की है। अगर सिर्फ मैं PMLN के और पीपल्स पार्टी के कंबाइन अरसे में कैश रिकवरी, जी वो नैब के अंडर ही एंटी करप्शन के सारे जो इदारे हैं, मैं ये कारकर्दगी करप्शन के लिए बता रही हूँ। अब अगर हम आ जाए जो रीजन ऑफ द कॉन्टिन्यूएशन है, सर एक सेकेंड, जो रीजन ऑफ द कॉन्टिन्यूएशन है, अगर आप ये देखें कि सारे जो केसेस हैं वो मंतकी इंजाम की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हो जाए, हमजा शहबाज हो जाए, तहमीना साहिबा के ऊपर कल फर्द जुर्म लग चुका है, राना सनाउल्लाह के ऊपर भी फर्द जुर्म लगने वाला है। ये सारे मुकदमे मंतकी इंजाम की तरफ जा रहे हैं। एक जो अगर हम नए सिरे से शुरू करेंगे तो ये केसेस उतने ही डिले हो जाएंगे। प्लस देखें हुकूमत के पास एक इख्तियार होता है, तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत नैब की कारकर्दगी लाया जा सकता है। मेरे पास जरा वक्त कम है, मैं फाइनल कमेंट जरा निहाल साहब से भी ले लूं। मेरे सामने ये जो है वो नैब की प्रेस रिलीज जो है वो है, और नैब का ये कहना है निहाल हाशमी साहब के 800 अरब की जो है वो रिकवरियां नैब ने जो है वो करवाई हैं। सो उसके बावजूद आप नैब की परफॉर्मेंस का उनको क्रेडिट नहीं देते और आप जो है वो नैब की कारकर्दगी को मानने को तैयार नहीं है। रहमान, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहबाद, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान, हर के केस में कोर्ट की बेल देते हुए एक ऑब्जर्वेशन आई कि देयर इज नो एविडेंस। तो बीबी ने जो बोला वो साफ, बीबी तो वैसे मुझे लग रहा है कि नैब की स्पोक्स पर्सन बन गई है मोहतरमा। फिर इन्होंने कहा जी कि नैब और क्या कहते हैं, नैब जो है वो एंटी करप्शन को भी कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट का भी कुछ पावर है। नहीं, नैब इज इंडिपेंडेंट बॉडी और नैब क्या सिर्फ अपोजिशन के लिए बनाई गई है, गवर्नमेंट के लिए नहीं बनाई गई है। तो और आप माजी में नहीं हाल में भी देख लें, नैब के बहुत सारे एहलकारों के खिलाफ करोड़ों के गबन के केस आए हैं। जो गुल साहब कह रहे हैं ठीक बात कर रहे हैं वो, कि ये क्या मावराए कानून है कि चले इस पे किसी दिन नैब वालों को भी बुलाते हैं। इस पे निहाल हाशमी साहब ये इस पे किसी दिन नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करने के लिए किसी दिन नैब वालों को भी बुलाते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि वो जो प्रेस रिलीजेस दे रहे हैं वो जिस अमाउंट की बात कर रहे हैं वो क्या है। बहरहाल आज के प्रोग्राम का मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब आपका, आलिया हमजा मलिक साहिबा और निहाल हाशमी साहब आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।